प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र अध्याय नंबर 3 10+2 के लिए अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने किया था जाति किसे कहते, जाति की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं या जाति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उपनिवेशवाद के कारण जाति प्रथा में क्या क्या परिवर्तन हुआ। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जाति और वर्ग में क्या अंतर है। जाति की विशेषताएं हमने पढ़ी थी, उसमें सारी विशेषताएं आपने अध्ययन किया था और आज हम करेंगे जाति और वर्ग में क्या अंतर है। जाति पहली विशेषता क्या है, जाति एक बंद वर्ग है। हमने परिभाषा में भी पढ़ा था जाति एक बंद वर्ग कैसे है, क्योंकि मजूमदार और मैदान की जो परिभाषा थी उसमें पढ़ा था कि जाति एक बंद वर्ग कैसे है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन उसी का सदस्य रहता है। वो व्यक्ति कितना ही शिक्षित क्यों ना हो जाए वो अपनी जाति को नहीं बदल सकता। इसीलिए जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। इसी प्रकार यदि हम वर्ग की विशेषता देखें, वर्ग खुला होता है। वर्ग क्या है, खुला समुदाय, क्योंकि वर्ग कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें वर्ग व्यवस्था ना पाई जाती हो। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक व्यवस्था है। सार्वभौमिक यानी कि विश्व के सभी समाजों में वर्ग पाए जाते हैं। वो किसी भी आधार पर हो सकते हैं, लिंग के आधार पर हो सकते हैं, शिक्षा के आधार पर हो सकते हैं, सामाजिक स्थिति के आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं। और इसमें कर्म को महत्व दिया गया है। व्यक्ति एक समूह से, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। इसीलिए वर्ग व्यवस्था जो है एक खुला समूह है। ठीक है। उसके बाद आता है जाति की सदस्यता जो है वो जन्म पर आधारित होती है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन उसी का ही सदस्य रहता है। इसलिए जाति की सदस्यता जो है वो जन्म पर आधारित है, वो उसको बदल नहीं सकता। लेकिन वर्ग की सदस्यता जो है वो कर्म पर आधारित है। कर्म पर आधारित, जो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। इसलिए वर्ग की सदस्यता जो है वो किस पर आधारित है, कर्म पर आधारित है, कार्य पर आधारित है। उसके बाद आता है जाति में या जाति का एक परंपरागत व्यवसाय पाया जाता है, अर्थात जाति का एक व्यवसाय निश्चित होता है। प्रत्येक, हमारे ऋग्वेद में बताया गया है कि प्रत्येक जाति का अपना एक परंपरागत पेशा या व्यवसाय निश्चित है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है और उस जाति का जो व्यवसाय होता है उस व्यक्ति को वही व्यवसाय करना पड़ता था। उसमें कितनी योग्यता क्यों ना हो, उसमें वो कितना ही शिक्षित क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने व्यवसाय से बाहर व्यवसाय नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसका एक परंपरागत, जाति से संबंधित परंपरागत व्यवसाय निश्चित था। इसीलिए प्रत्येक जाति का एक अपना परंपरागत व्यवसाय पाया जाता था और जिसके आधार पर एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती थी, जिसको हम जजमानी प्रथा भी कहा करते थे। लेकिन वर्ग व्यवस्था में कोई भी निश्चित व्यवसाय नहीं है। वर्ग व्यवस्था में क्यों नहीं निश्चित है? क्योंकि वो कर्म पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को कर सकता है और किसी भी व्यवसाय को छोड़ सकता है। अपनी योग्यता के अनुसार वो किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है। इसीलिए वर्ग व्यवस्था में कोई निश्चित व्यवसाय नहीं है। उसके बाद जाति प्रथा में अंतर्विवाह समूह पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति का सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करता है, वो दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता। लेकिन वर्ग व्यवस्था में एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग में भी विवाह कर सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं पाए जाते। इस प्रकार जाति व्यवस्था में उच्चता और निम्नता का आधार परंपरागत सिद्धांतों पर आधारित है और धारणाओं पर आधारित है जो जाति द्वारा निश्चित किए गए हैं। लेकिन वर्ग व्यवस्था में जो उच्चता और निम्नता, उच्च प्रतिष्ठा और निम्न प्रतिष्ठा जो जुड़ी हुई है वो धन के आधार पर जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति अधिक धनी है वो धनी वर्ग में है, जो गरीब है वो निम्न वर्ग में है। तो इस प्रकार उच्चता और निम्नता जो है वो धन के आधार पर मानी गई है। किसमें? वर्ग व्यवस्था में। उसके बाद आता है जाति की सीमाएं तोड़ी नहीं जा सकती। जो निश्चित नियम बनाए गए हैं जाति के लिए, उन नियमों को कोई भी जाति का सदस्य तोड़ नहीं सकता। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार वर्ग व्यवस्था में या धन के आधार पर
कोई भी सीमाएं तोड़ सकता है। आज मान लो मैं धनी नहीं हूँ, गरीब हूँ, कल मैं धनी हो जाता हूँ तो धनी वर्ग में, गरीब वर्ग से धनी वर्ग में चला जाऊँगा। और इसी प्रकार यदि मैं अपनी योग्यता के अनुसार एक वर्ग से दूसरे वर्ग में चला जाता हूँ तो ये क्या होगा, वर्ग व्यवस्था में सीमाएं नहीं होती, उन्हें तोड़ा जा सकता है, अर्थात एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाया जा सकता है, लेकिन जाति की सीमाओं को तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि जाति में जो सीमाएं निश्चित की गई हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता। जाति की अपनी एक जातीय पंचायत होती है। प्रत्येक जाति, हमारे देश में लगभग 4000 जातियाँ उपजातियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक जाति की अपनी एक जातीय पंचायत होती है जो अपने सदस्यों के लिए नियमों को निर्धारित करती है, और यदि कोई उन नियमों का उल्लंघन करता है तो जातीय पंचायत जो है उसको दंडित करती है। लेकिन वर्ग व्यवस्था में ऐसी कोई भी पंचायत नहीं होती। इस प्रकार की कोई पंचायत वर्ग व्यवस्था में नहीं पाई जाती, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपने वर्गों को बदलता रहता है। जाति व्यवस्था में हमने विशेषताओं में भी पढ़ा था, जाति व्यवस्था में खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। जैसे बताया था कि ब्राह्मण के हाथ का पका हुआ भोजन सभी जातियां करती थी, लेकिन निम्न जाति के हाथ का पका भोजन कोई जाति नहीं करती थी। इस प्रकार के प्रतिबंध हमारे भारतीय समाज में जाति के आधार पर पाए जाते थे, लेकिन वर्ग व्यवस्था में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं पाया जाता। इसलिए जाति व्यवस्था में खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं, वर्ग व्यवस्था में इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं पाया जाता। जाति परदत्त होती है। परदत्त का मतलब क्या होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है, बिना मेहनत के ही प्राप्त हो जाती है। जैसे जिस जाति में जन्म लिया उसकी सदस्यता हमें ग्रहण हो जाती है अब बिना मेहनत के। तो जाति क्या है, परदत्त है, जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हो जाती है बिना मेहनत के। लेकिन वर्ग व्यवस्था में अर्जित को महत्व दिया गया है। अर्जित का मतलब जो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करता है, अपनी गुणों के आधार पर प्राप्त करता है। वर्ग व्यवस्था में अर्जित को महत्व दिया गया है, लेकिन जाति परदत्त है। और लास्ट है, जाति व्यवस्था एक स्थिर संगठन है। स्थिर क्यों है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता। लेकिन वर्ग व्यवस्था में समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार वो बदले जा सकते हैं, अर्थात बदल दिए जाते हैं। चाहे वो किसी भी सामाजिक कारण हो या राजनीतिक कारण हो या अन्य परिस्थितियां हो, जिसके अनुसार वर्ग व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जाति व्यवस्था क्या है, एक स्थिर संगठन है। इसमें बहुत जल्दी से संगठन को बदला नहीं जा सकता, इसलिए क्या है, स्थिर है। तो ये थी जाति और वर्ग में अंतर। अब हम करेंगे प्रभु जाति किसे कहते हैं या प्रबल जाति किसे कहते हैं। प्रभु जाति यानी कि प्रभु जाति शब्द जो है ऐसी जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में जिनकी जनसंख्या ज़्यादा हो और आर्थिक रूप से भी संपन्न हो, ऐसी जाति को हम क्या कहेंगे, प्रभु जाति। यानी कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में काफ़ी बड़ी हो और जिसका उस क्षेत्र में पैसे यानी कि आर्थिक रूप से और शक्ति के आधार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रभु जाति। लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो जातीय सोपान में या जातीय श्रेणियों में ऊंचा स्थान प्राप्त हो, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभु जातियां पाई जाती हैं। जैसे हम उत्तर भारत की ही लें, उत्तर भारत के जो राज्य हैं जैसे हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें जो प्रभु जातियां हैं उन्हें अजगर के नाम से जाना जाता है। अजगर के नाम से जाना जाता है। ऐसे अहीर जाति, जैसे जाट जाति, और गै से गुज्जर जाति, और रै से राजपूत। इस प्रकार ये जो उत्तर भारत की जो प्रभु जातियां हैं, कौन कौन सी, अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत, इन्हें अजगर के नाम से संबोधित किया जाता है या जाना जाता है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में जैसे गुजरात में पाटीदार और राजपूत प्रभु जातियां हैं, उनकी वो शक्तिशाली हैं, आर्थिक रूप से वो संपन्न हैं और उनकी संख्या भी ज़्यादा है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में मराठा प्रभु जाति है, केरल में नायर प्रभु जाति है, और बिहार में यादव प्रभु जाति है या भूमिहार या इजवन, ये सभी क्या हैं, बिहार की प्रभु जातियां हैं। तो इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में खंबा रेड्डी प्रभु जाति पाई जाती। कहने का अभिप्राय है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभु जातियां
पाई जाती हैं। तो ये था हमारा प्रभु जाति। अब हम करेंगे संस्कृतिकरण किसे कहते हैं। संस्कृतिकरण क्या होता है, जब कोई निम्न हिंदू जाति उच्च जातियों के रीति रिवाजों का अनुसरण करना प्रारंभ कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, संस्कृतिकरण। उदाहरण के तौर पर यदि कोई चमार जाति या निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति यानी कि ब्राह्मण के रीति रिवाजों का अनुसरण करना शुरू कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे, संस्कृतिकरण। इसकी अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा और संस्कृतिकरण की अवधारणा हमारे जो समाजशास्त्री थे M.N. श्रीनिवास, उन्होंने दी थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।